14वीं शताब्दी में एक व्यक्ति के पास पृथ्वी के आधे से अधिक सोने का स्वामित्व था और वो इतना धनी था कि वो किसी भी यूरोपीय देश को 3 बार खरीद सकता था। उसका नाम मंसा मूसा था। वह पश्चिम अफ्रीका में माली साम्राज्य का शासक था और उसकी संपत्ति का अनुमान आज के हिसाब से 400 अरब डॉलर है। जब वो तीर्थ यात्रा पर निकला तो उसका काफिला कई किलोमीटर तक फैला हुआ था। 60,000 लोग, 12,000 गुलाम और सोने से लदे 80 ऊंट। प्रत्येक ऊंट 50 किलोग्राम शुद्ध सोना ढो रहा था और सम्राट स्वयं हर किसी को सोने की छड़ें मुफ्त में दे रहा था, जैसे कि छोटे सिक्के। काहिरा में उसने इतना सोना बांटा कि 12 वर्षों तक पूरी मिस्र की अर्थव्यवस्था ठप हो गई। कीमतें 10 गुना बढ़ गई, मुद्रा का अवमूल्यन हुआ और लोग दिवालिया हो गए। माली साम्राज्य की तमाम शान शौकत और सोने के पीछे लाखों गुलाम थे, जिन्हें पड़ोसी देशों से पकड़कर बाजारों में मवेशियों की तरह बेचा जाता था। ये गुलाम 300 मीटर तक गहरी खानों में सोना खोदते थे, दिन में 18 घंटे काम करते थे और 2-3 साल बाद थकान से मर जाते थे। उन्होंने अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिदें और महल बनवाए। चिलचिलाती धूप में सैकड़ों किलोग्राम के पत्थर ढोते थे और अगर कोई थकान से गिर जाता था तो उसकी जगह नए गुलाम लगा दिए जाते थे। जब सम्राट मंसा मूसा 12,000 रेशमी वस्त्र पहने गुलामों को तीर्थ यात्रा पर ले गए तो उनमें से आधे से भी कम वापसी में जीवित बचे, बाकी रास्ते में ही मर गए। गुलामों का व्यापार साम्राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था और गुलामों की निरंतर आपूर्ति के बिना तो सोना होता बड़े शहरन ही शासकों के लिए कोई धन दौलत। माली साम्राज्य केवल सोने से ही नहीं बल्कि एक सफेद पाउडर से भी समृद्ध हुआ, जिसकी कीमत आज कौड़ियों के बराबर है, लेकिन उस समय उसे एक कीमती धातु माना जाता था। नमक इतना महंगा था कि रेगिस्तानी व्यापारी 1 किलोग्राम नमक के बदले 1 किलोग्राम शुद्ध सोना देते थे, क्योंकि नमक के बिना मांस एक दिन में सड़ जाता है। 10,000 ऊंटों के कारवां सहारा रेगिस्तान को पार करते हुए उत्तर से दक्षिण तक नमक के टुकड़े ले जाते थे और वापसी में सोना, हाथी दांत और गुलामों को लाते थे। रेगिस्तान पार करने में 4 महीने लगते थे। तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता था और हर तीसरा व्यक्ति प्यास से मर जाता था। फिर भी कारवां बिना रुके आगे बढ़ते रहे। व्यापार मार्गों के किनारे रेत में हजारों ऊंटों और लोगों के कंकाल दबे हुए थे जो इस यात्रा में बच नहीं पाए थे। फिर भी व्यापार निर्बाध रूप से जारी रहा। सहारा रेगिस्तान के किनारे 3 शहर बसे थे जो 14वीं शताब्दी में पेरिस, लंदन और रोम की संयुक्त समृद्धि से भी कहीं अधिक समृद्ध थे। टिम्बक्टू वैश्विक व्यापार का केंद्र था, जहां यूरोप, एशिया और पूरे अफ्रीका से आने वाले कारवां मिलते थे और सैकड़ों बाजारों और दुकानों में सोने की धारा नदी की तरह बहती थी। जेने शहर में 20 मीटर ऊंची एक भव्य मिट्टी की मस्जिद थी, जिसमें एक समय में 12,000 लोग नमाज पढ़ सकते थे। गांव साम्राज्य की राजधानी थी, जहां सम्राट 10 फुटबॉल मैदानों के बराबर विशाल महल में रहते थे, जिसकी दिन रात 5,000 सैनिकों द्वारा पहरा दिया जाता था। ये शहर इतने विकसित और सुरक्षित थे कि यात्री अपने सोने से भरे थैले सड़कों पर बिना किसी सुरक्षा के छोड़ देते थे और कोई उन्हें छूता भी नहीं था। टिम्बक्टू में सांकोरे विश्वविद्यालय स्थित था, जहां एक समय में अफ्रीका, एशिया और यहां तक कि यूरोप से 25,000 छात्र अध्ययन करते थे। वहां गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, रसायन विज्ञान, विधि और दर्शन शास्त्र की शिक्षा उस समय ऑक्सफोर्ड और सोरबोन विश्वविद्यालयों से कहीं बेहतर स्तर पर दी जाती थी। शहर के पुस्तकालयों में 7 लाख हस्तलिखित पुस्तकें थीं, जिनमें से प्रत्येक को हाथ से प्रतिलिपि बनाने में महीनों लग जाते थे और इसकी लागत एक बड़े घर और उसकी जमीन के बराबर होती थी। पुस्तकों पर सोने की जिल्द चढ़ाई जाती थी, माणिक और पन्ना जड़े होते थे और धनी परिवार पुस्तकालयों को अपनी सबसे बड़ी धरोहर मानकर पीढ़ियों को सौंपते थे। स्थानीय सर्जन आंखों की सर्जरी करते थे और मोतियाबिंद निकालते थे और खगोलविद ग्रहणों की सटीक भविष्यवाणी करते थे। बल्कि यूरोप में ऐसे कृत्यों के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। 200 किलोमीटर लंबी नाइजर नदी अफ्रीका की तीसरी सबसे लंबी नदी और सभ्यता की जीवन रेखा पूरे माली साम्राज्य से होकर बहती थी। ये नदी चावल और बाजरे के खेतों के लिए पानी, लाखों लोगों के लिए भोजन हेतु मछली और शहरों के बीच माल ढोने वाली सैकड़ों नौकाओं का दैनिक प्रवाह प्रदान करती थी। साम्राज्य के सभी प्रमुख शहर इसी नदी के किनारों पर बसे थे, क्योंकि पानी के निरंतर स्रोत के बिना रेगिस्तान में 1000 लोग भी जीवित नहीं रह सकते थे। हर साल वर्षा ऋतु में नदी कई किलोमीटर चौड़ी होकर उफान मारती थी, खेतों को जलमग्न कर देती थी और भविष्य की फसलों के लिए उपजाऊ गाद छोड़ देती थी। लेकिन जब जलवायु परिवर्तन शुरू हुआ और वर्षा कम होने लगी तो नदी का जलस्तर 3 मीटर नीचे गिर गया, फसलें बर्बाद हो गईं और पूरे साम्राज्य में अकाल फैल गया। सन 1337 में मंसा मूसा की मृत्यु के बाद साम्राज्य कुछ ही दशकों में बिखरने लगा। उनके उत्तराधिकारी कमजोर शासक साबित हुए और देश पर शासन करने के बजाय गद्दी के लिए आपस में लड़ते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने अपने भाइयों और भतीजों की भी हत्या कर दी। विशाल क्षेत्र अनियंत्रित हो गया, प्रांतों ने कर देना बंद कर दिया और स्थानीय सरदारों ने एक के बाद एक स्वतंत्रता की घोषणा कर दी।
सोने की खदानें सूख गई, नमक का खनन अन्य जगहों पर सस्ता हो गया और साम्राज्य के आय के मुख्य स्रोत 50 वर्षों के भीतर ही समाप्त हो गए। 16वीं शताब्दी की शुरुआत तक दुनिया के सबसे महान साम्राज्य के केवल शहरों के खंडहर ही बचे थे, जो धीरे धीरे बढ़ते रेगिस्तान की रेत में दबते जा रहे थे। 1890 में फ्रांसीसी सेना ने माली पर आक्रमण किया और 8 वर्षों के भीतर बलपूर्वक पूरे देश पर कब्जा कर लिया। फ्रांसीसियों ने एक क्रूर शासन स्थापित किया, जिसके तहत स्थानीय निवासियों को कोई अधिकार नहीं थे और वे कपास के बागानों में गुलामों की तरह काम करते थे। 16 से 50 वर्ष की आयु के सभी पुरुषों को संसाधनों के निर्यात के लिए रेलवे बनाने के लिए मजबूर किया गया और इनकार करने वालों को बिना किसी मुकदमे के मौके पर ही गोली मार दी गई। फ्रांस ने माली से सुनाक, पासल, बरलकड़ी और मूंगफली का निर्यात किया, लेकिन 70 वर्षों तक एक भी स्कूल, अस्पताल या कारखाना बनाने में असफल रहा। स्वतंत्रता के समय तक 95% आबादी निरक्षर थी और लोगों का जीवन 500 साल पहले के मध्ययुगीन सम्राटों के शासनकाल से भी बदतर था। 1960 में माली को स्वतंत्रता मिली, लेकिन इसके पहले राष्ट्रपति मोदिबो कीता ने देश को आपदाओं के दौर से गुजारा। उन्होंने सोवियत संघ की तर्ज पर समाजवाद स्थापित करने का प्रयास किया, सभी निजी उद्यमों का राष्ट्रीयकरण कर दिया और 3 वर्षों के भीतर ही अर्थव्यवस्था आधी धराशायी हो गई। 1968 में सेना ने तख्ता पलट किया, राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया गया और 1 सप्ताह बाद यातनाओं के कारण जेल में उनकी मृत्यु हो गई। तब से माली में 5 सैन्य तख्ता पलट हो चुके हैं और हर 10 साल में हिंसा के माध्यम से सत्ता परिवर्तन होता रहा है, जिसमें राष्ट्रपतियों को पदच्युत किया गया, जेल में डाला गया या उनकी हत्या कर दी गई। 60 वर्षों में देश में लोकतंत्र कभी जड़ नहीं पकड़ पाया है, क्योंकि सेना लगातार राजनीति में हस्तक्षेप करती है और किसी को भी शांतिपूर्ण ढंग से शासन करने से रोकती है। माली की भूमिगत खदानों में अरबों डॉलर मूल्य के विशाल सोने और यूरेनियम भंडार मौजूद है, लेकिन देश को केवल युद्ध का सामना करना पड़ा है। कनाडा और चीन की विदेशी कंपनियों ने सोने की खदानों पर कब्जा कर लिया है और मुनाफे का 90% हिस्सा खुद रख रही हेंजबकी श्रमिकों को प्रतिदिन $1 का वेतन मिलता है। यूरेनियम का खनन 1950 के दशक में शुरू हुआ था और इसका उपयोग फ्रांसीसी परमाणु बमों और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के रिएक्टरों के निर्माण में किया गया था। प्रत्येक प्रमुख खदान के आसपास सेना विद्रोहियों और आतंकवादियों के बीच लगातार संघर्ष होता रहता है। ये सभी खदानों पर नियंत्रण पाने और धातु बेचने की होड़ में लगे रहते हैं। आम नागरिकों को प्राकृतिक संसाधनों से कुछ भी प्राप्त नहीं होता, बल्कि वे जहरीली धूल में सांस लेते हैं, दूषित पानी पीते हैं और गोलीबारी के बीच जीवन व्यतीत करते हैं। 1970 के दशक की शुरुआत से माली की जलवायु में विनाशकारी परिवर्तन हुए हैं। वर्षा 3 गुना कम हो गई है और लगभग बंद हो गई है। सहारा रेगिस्तान प्रति वर्ष 5 किलोमीटर की दर से दक्षिण की ओर बढ़ रहा है, गांवों को निगल रहा है और उपजाऊ खेतों को बंजर रेत में बदल रहा है। 1980 के दशक में सूखे और व्यापक अकाल ने 1,20,000 लोगों की जान ले ली, जिससे 3 मिलियन लोग बेघर हो गए, जिनके पास न तो पशुधन था और न ही जमीन। नाइजर नदी इतनी उथली हो गई है कि कुछ स्थानों पर इसे घुटनों तक पानी में पैदल पार करना पड़ता है। मछुआरे अपनी नौकरियां खो रहे हैं और अपने बच्चों का पेट नहीं भर पा रहे हैं। अब माली की 50% आबादी अकाल के खतरे में जी रही है। फसलें हर साल घट रही हैं और भोजन अन्य देशों से आयात करना पड़ता है। गरीबी, युद्ध और अकाल के बावजूद माली ने दुनिया को ऐसा संगीत दिया जिसने आधुनिक संस्कृति को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने ब्लूज शैली को जन्म दिया, जो बाद में रॉक, जैज, हिप हॉप और आज अरबों लोगों द्वारा सुने जाने वाले लगभग सभी संगीत में विकसित हुई। माली के संगीतकार अली फारका टूरे और तुमानी दियाबाते ने 3 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं और लाखों दर्शकों के सामने प्रमुख विश्व संगीत समारोह में प्रस्तुति दी है। ग्रियोट्स वंशानुगत संगीतकार और कहानीकार जो 700 वर्षों से गीतों के माध्यम से माली के इतिहास को बयां करते आ रहे हैं, आज भी देश में रहते हैं। माली वासियों के लिए संगीत केवल मनोरंजन से कहीं अधिक है। ये उनके गौरवशाली अतीत की स्मृति को संरक्षित करने और इसे अपनी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का एकमात्र तरीका है। 2012 में इस्लामी चरमपंथियों और आतंकवादियों ने प्राचीन टिम्बक्टू समेत देश के पूरे उत्तरी हिस्से पर कब्जा कर लिया। उन्होंने शरिया कानून का सबसे कठोर रूप लागू किया, संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया, लड़कियों के स्कूल बंद कर दिए और किसी भी उल्लंघन के लिए लोगों को सार्वजनिक रूप से फांसी देना शुरू कर दिया। आतंकवादियों ने टिम्बक्टू के पुस्तकालयों में मौजूद 4000 प्राचीन पांडुलिपियों को जला दिया, जिससे 700 साल पुरानी सांस्कृतिक विरासत नष्ट हो गई। फ्रांस ने 4000 सैनिक तैनात किए और 3 महीने की लड़ाई में प्रमुख शहरों पर फिर से कब्जा कर लिया, लेकिन आतंकवादी रेगिस्तान में पीछे हट गए और प्रतिदिन हमले जारी रखे हुए हैं। अब देश का पूरा उत्तरी हिस्सा एक सक्रिय युद्ध क्षेत्र है, जहां नागरिक, सैनिक और शांति रक्षक प्रतिदिन मारे जा रहे हैं और इस युद्ध का कोई अंत नजर नहीं आ रहा है।
2021 में माली की सैन्य सरकार ने फ्रांसीसियों को निष्कासित कर दिया और आधिकारिक तौर पर वैगनर समूह के रूसी भाड़े के सैनिकों को आमंत्रित किया। वैगनर समूह आतंकवादियों से लड़ने के बहाने आया, लेकिन आते ही उन्होंने देश की सोने की खानों और यूरेनियम भंडारों पर कब्जा कर लिया। भाड़े के सैनिक पूरे गांवों में नरसंहार कर रहे हैं, निवासियों पर आतंकवादियों का समर्थन करने का आरोप लगा रहे हैं और 2 वर्षों में 500 से अधिक नागरिकों की हत्या कर चुके हैं। रूस को माली के सोने और यूरेनियम तक निर्बाध पहुंच प्राप्त है, जिसके बदले में वो सैन्य सरकार को सैन्य सुरक्षा प्रदान करता है, जो केवल हथियारों के बल पर सत्ता पर काबिज है। यूरोपीय देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए और सहायता बंद कर दी, लेकिन इससे आम लोगों का जीवन और भी बदतर हो गया, जबकि भाड़े के सैनिकों का दबदबा बढ़ता गया। आज माली दुनिया के 5 सबसे गरीब देशों में से एक है, जहां 60% लोग प्रतिदिन $2 से भी कम पर जीवन यापन करते हैं। 5 वर्ष से कम आयु के आधे बच्चे गंभीर कुपोषण से ग्रस्त हैं, उनके शरीर और मस्तिष्क का सामान्य विकास नहीं हो पाता और 10 में से एक बच्चा अपना पहला जन्मदिन मनाने से पहले ही मर जाता है। देश में प्रति 10 लाख लोगों पर केवल एक अस्पताल है, 90% आबादी ने कभी डॉक्टर को नहीं देखा है और इलाज के लिए स्थानीय जड़ी बूटी विशेषज्ञों पर निर्भर है। केवल 30% वयस्क ही पढ़ लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ उचित स्कूल लगभग न के बराबर हैं और जो मौजूद हैं वे युद्ध में नष्ट हो चुके हैं या खाली पड़े हैं। औसत जीवन प्रत्याशा 59 वर्ष है, जो वैश्विक औसत से 25 वर्ष कम है। माली का भविष्य क्या होगा इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता, क्योंकि इसकी सभी समस्याएं साल दर साल और भी बदतर होती जा रही हैं। जलवायु गर्म होती जा रही है, पानी की कमी बढ़ती जा रही है, आतंकवादी आधे क्षेत्र पर कब्जा कर चुके हैं और सरकार विदेशी भाड़े के सैनिकों के साजिशों के सहारे टिकी हुई है। युवा बड़ी संख्या में देश छोड़कर रेगिस्तान और समुद्र पार करके यूरोप भाग रहे हैं। हर साल हजारों लोग डूब जाते हैं, लेकिन ये सिलसिला रुकता नहीं। अरबों डॉलर मूल्य का सोना और यूरेनियम अभी भी जमीन में दबा हुआ है, लेकिन लोगों की मदद करने के बजाय केवल सैनिकों, आतंकवादियों और चोरों को ही आकर्षित करता है। माली कभी दुनिया का सबसे समृद्ध साम्राज्य था, जिसके पास पृथ्वी के आधे सोने का स्वामित्व था, और आज ये पृथ्वी पर सबसे खतरनाक और गरीब स्थानों में से एक है। अगर आपको ये रोचक लगा तो सब्सक्राइब करें ताकि आप नए एपिसोड मिस ना करें। हम संक्षिप्त और सटीक जानकारी देते हैं।